तो देखो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, हेलो, आ रही आवाज बेटा सबको? हेलो, यस सर। हाँ भैया। ठीक है। यस सर, आ रही है। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था बेटा, मोशनल ईएमएफ का ही पढ़ा था। मोशनल ईएमएफ का एक और है जो है वो रिंग के लिए है, मेटेलिक रिंग के लिए है, तो मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मोशनल भैया ईएमएफ हमने पढ़ा था। हाँ बेटा, पिछली क्लास की वीडियो भैया एक बार व्हाट्सएप में सेंड कर देना भैया। ठीक ठीक है बेटा। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि ये पूरा जो चैप्टर है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ईएमआई बोलते हैं, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पूरा चैप्टर 3 लॉ पे ही बेस्ड है। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ और लेंज लॉ, ये 3 लॉ पे ही पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो यानी फैराडे के दोनों लॉ और लेंज लॉ ही मिला के आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये था कि किसी भी कॉइल के आसपास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, तो कॉइल में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा। और फैराडे का सेकंड लॉ था कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और लेंज लॉ कहता है जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो इस पोलैरिटी में इंड्यूस होगा, या जो इंड्यूस करंट होगा वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो ऑलवेज चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ और करंट उसी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। यानी इंड्यूस ईएमएफ इस पोलैरिटी में इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स का ऑलवेज क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, ये लेंज लॉ था। आते हैं मोशनल ईएमएफ पे ही आ जाते हैं। तो इसमें समझते हैं, देखो मान लिया ये बड़ी सी एक सर्कुलर मेटेलिक रिंग है, एक कंडक्टिंग रिंग ले लो, मेटेलिक रिंग ले ली, तो ये एक सर्कुलर मेटेलिक रिंग है। तो ये सर्कुलर है और मेटेलिक रिंग है, किसी मेटल की बनी है, कंडक्टर की बनी है, तो कंडक्टिंग रिंग भी बोल सकते हो। तो ये रिंग है, रिंग सर्कुलर ही होती है, और ये कंडक्टिंग है। कैसी है बेटा, कंडक्टिंग रिंग है। तो ये एक कंडक्टिंग रिंग है। रिंग किसी की या तो मेटल की बनी होगी या मेटल के अलॉय की बनी होगी, जैसे कॉपर, ब्रास, इन सब चीज की किसी मटेरियल की बनी होगी। यानी कोई मेटेलिक रिंग यानी कंडक्टिंग रिंग है, सर्कुलर ही होती है वो। और इसका ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ओ इसका मान लो सेंटर है। ये हमने ओ इसका क्या ले लिया, ओ इसका मान लो सेंटर है। तो एक हम रोड लेंगे, एक मेटल की ही रोड ले लेंगे या कंडक्टर की रोड ले लेंगे। तो एक रोड ले ली मैंने, ये मैंने एक रोड ले ली। इस रोड का एक एंड तो किस पे रख देंगे, इस रोड का एक एंड तो किसको टच कर रहा है, मेटल की रिंग को टच कर रहा है, और दूसरा एंड जो है वो किसको टच कर रहा है, वो सेंटर को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, सेंटर को टच कर रहा है, यही है। और ये रोड फ्री है क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। मूव करना मतलब रोटेट करने के लिए। सेंटर से ये पाइवोटेड है, तो सेंटर से अगर पाइवोटेड है तो मतलब क्या है, ये सर्कुलर मोशन कर सकती है। यानी रोड ऐसे है जैसे घड़ी की सुई होती है ना, सेंटर से पाइवोटेड होती है, रोटेट कर सकती है, तो रोटेट कर सकती है, सिर्फ रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। तो यहाँ सेंटर जो है, ये जो सेंटर ओ है, यहाँ पे ये रोड जो है पाइवोटेड है। पाइवोटेड का मतलब क्या, एक होल करके एक इसमें क्या डाल दी, एक पतली सी रोड डाल दी, ताकि ये वाली रोड क्या कर सके, ऊपर नीचे मूव कर सके ऐसे। ठीक है, ताकि ये रोड ऐसे रोटेट कर सके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी हम रोटेट कराएं वैसे रोटेट कर सके। एक एंड जो रोड का है वो टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, एक एंड तो रोड का मेटल की रिंग को टच कर रहा है, इस रिंग को टच कर रहा है जो कि मेटल की रिंग है, जो कि मेटल की रिंग है। इस रिंग को क्या कर रहा है, टच कर रहा है।
और दूसरा एंड कहाँ पे है, सेंटर पे है। दूसरा एंड कहाँ पे है बेटा, सेंटर पे है। ये रोड की अपनी लेंथ ले लेते हैं, ये रोड भी कंडक्टिंग रोड ही है, ये एक रोड है, कंडक्टिंग रोड है। इस रोड की अपनी लेंथ ले लेते हैं, मान लो रोड की लेंथ कितनी है, एल। तो एल क्या हो गई बेटा, एल हो गई लेंथ ऑफ द रोड। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रोड। रोड की जो लेंथ होगी वो रिंग के रेडियस के बराबर ही है। भाई रिंग का अपना रेडियस होगा ना, रिंग का अपना मान लो रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ रिंग है। रिंग का रेडियस और रोड की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। रिंग का जो रेडियस है, ये जो हमने मेटेलिक रिंग ली है, कंडक्टिंग रिंग ली है, कितने रेडियस की, आर रेडियस की। और जो रोड की लेंथ है, लेंथ ऑफ रोड रेडियस ऑफ रिंग के बराबर है। क्यों, क्योंकि रोड का एक एंड मेटल की रिंग को टच कर रहा है, और दूसरा एंड सेंटर पे पाइवोटेड है, ताकि वो क्या कर सके, घड़ी की सुई की तरह क्या कर सके, रोटेट कर सके। ठीक है, तो यानी जो लेंथ है रिंग की वो रेडियस के बराबर है, जो लेंथ है रोड की वो रेडियस ऑफ रिंग के बराबर है। यही है। अब इसमें देखते हैं बेटा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, मान लो। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया मैंने। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ, तो क्रॉस से दिखा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इनवर्ड नॉर्मल है। तो मैंने क्रॉस से दिखा दिया, तो क्या हो गया बेटा, ये इनवर्ड नॉर्मल। तो ऐसे मैंने क्रॉस से दिखा दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये इनवर्ड नॉर्मल है। तो इक्वी डिस्टेंस पे दिखा देंगे क्रॉस, और क्रॉस दिखाने का मतलब ही है कि क्या है, क्रॉस दिखाने का मतलब ही है कि क्या है, अंदर की तरफ है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड डायरेक्शन में। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड डायरेक्शन में, और इनवर्ड डायरेक्शन में। तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बोर्ड का ये पूरा प्लेन हो गया, ये पूरा बोर्ड का प्लेन है, और इसके परपेंडिकुलर है और इनवर्ड नॉर्मल है। इनवर्ड नॉर्मल तो क्रॉस, और आउटवर्ड नॉर्मल होता तो डॉट। अगर डॉट है तो मतलब क्या, अगर डॉट लेते हम तो आउटवर्ड नॉर्मल बोर्ड के, और क्रॉस है तो इनवर्ड नॉर्मल। यही है। अब मान लो ये रोड जो है, रोड को हम रोटेट कर रहे हैं, रोड को हम रोटेट कर रहे हैं, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करो, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करो। यानी रोड को चाहो तो आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, रोड है, रोड को आप ऐसे रोटेट करो, क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रोड काटेगी, इंटरसेप्ट करेगी। क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रोड जो है वो काटेगी, इंटरसेप्ट करेगी। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, ऐसे है, और रोड ऐसे घूम रही है, तो उसको काटेगी, इंटरसेप्ट करेगी। ठीक है, तो चाहे क्लॉकवाइज घुमा लो और चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। ठीक है, तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूँ, ओमेगा। ओमेगा आपको क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी बोलो या एंगुलर स्पीड बोलो, एंगुलर स्पीड हो गई। किसकी एंगुलर स्पीड हो गई, रोड की एंगुलर स्पीड हो गई क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोड घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। घड़ी की सुई कैसे घूमती है भाई, जो क्लॉक होती है उसकी जो नीडल होती है वो कैसे घूमती है बेटा, क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें देखते हैं, मान लो ये जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोड घूम रही है, थोड़ी देर बाद रोड यहाँ पहुंच जाती है, थोड़ी देर बाद मान लो रोड यहाँ पहुंच गई, ऐसे ही तो है, ऐसे थी रोड, और ये घूमते घूमते एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यहाँ से यहाँ पहुंच गई। कितना एंगल स्वीप किया है, देखते हैं कितना एंगल स्वीप किया है। तो सेंटर पे जो एंगल स्वीप किया है वो कितना किया है, थीटा एंगल स्वीप किया है। तो थीटा तो रोड ने एंगल स्वीप किया है, थीटा जो है वो एंगल है जो रोड ने क्या किया है, थीटा एंगल है जो रोड ने क्या किया है, स्वीप किया है। ठीक है, तो हम एक चीज देखते हैं बेटा,
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ना वो अंदर की तरफ थी, ऐसे बोर्ड के अंदर थी, इनवर्ड नॉर्मल थी। ये बोर्ड का पूरा प्लेन था, प्लेन के क्या थी, इनवर्ड नॉर्मल थी। तो जो रोड है वो उसको क्या करेगी, रोड इंटरसेप्ट करेगी, चाहे क्लॉकवाइज चले, रोड क्लॉकवाइज घूमेगी तो भी इंटरसेप्ट करेगी, काटेगी, और एंटी क्लॉकवाइज करे चलेगी तो भी इंटरसेप्ट करेगी। तो रोड को इंटरसेप्ट करना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट करेगी तभी ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, तभी फ्लक्स चेंज होता है, मानते हैं, और तभी ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो हमने देखा किस एंगुलर वेलोसिटी से रोड रोटेट कर रही थी, तो रोड रोटेट कर रही थी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी। यहां से रोड यहां चली गई, यहां से रोड यहां चली गई, कितने टाइम में चली गई, मान लो टी टाइम में चली गई। अरे कितने टाइम में चली गई, टी टाइम में चली गई, तो टी टाइम में मान लो चली गई, यही है। तो अब एक चीज देखते हैं बेटा, अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां से यहां तक रोड गई है, टी टाइम में गई है, तो इसने कितना एरिया स्वीप किया है, एरिया कितना स्वीप किया है, एरिया कितना स्वीप किया। अगर ये रोड यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते यहाँ चली गई है तो इसने कितना एरिया स्वीप किया है, ये जो सेक्टर का एरिया है, ये जो एरिया आया किसका एरिया, ये सेक्टर का एरिया, ये जो सेक्टर आ गया, इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया इसने स्वीप किया है। क्या किया है, एरिया जो स्वीप किया है रोड ने, वो क्या किया है, वो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। तो आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, एरिया जो रोड ने क्या किया है, स्वीप किया है, ठीक है। तो जो रोड ने एरिया स्वीप किया है, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो मान लो झाड़ू रख के हमने ऐसे घुमा दी जमीन पे, तो जितनी जगह साफ हो जाती है उतना एरिया क्या किया है, स्वीप किया है। तो सेम ऐसे ही है कि रोड है, रोड यहाँ थी और रोड एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। क्लॉकवाइज भी ले सकते थे पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया। और किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। और रोड की जो लेंथ है वो एल है, और रोड की लेंथ जो है वो मेटेलिक रिंग के रेडियस के बराबर है। रोड की जो लेंथ है, रोड की जो लेंथ है वो एल है, रोड की जो लेंथ है वो एल है, और रोड की जो लेंथ है वो मेटेलिक रिंग के रेडियस के बराबर है, मेटेलिक रिंग के रेडियस के बराबर है। तो रोड ने कितना एरिया स्वीप किया है वो देख लो, रोड ने कितना एरिया स्वीप किया है, ये जो एरिया सेक्टर का है इतना एरिया रोड ने क्या किया है, स्वीप किया है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर जो रोड ने क्या किया है, स्वीप किया है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये एरिया को हम इस एरिया को क्या बोल दें, इस एरिया को ए बोल दे रहे हैं, एरिया ही तो है ये, एरिया को ए बोल दिया हमने, ये एरिया हो गया। जितना एरिया उसने स्वीप किया है, मैंने वहां से क्रॉस हटा दिया ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ा, ठीक है। तो उतना एरिया उसने स्वीप किया है। तो एरिया के लिए देखते हैं बेटा, एरिया कितना होता है, तो पूरे रिंग का एरिया कितना है, तो पूरी रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पूरी रिंग का एरिया होता है, पूरी रिंग का एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, जितना एरिया रोड ने स्वीप किया है, जितना एरिया रोड ने स्वीप किया है, तो ये तो सेक्टर है, तो इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, थीटा बाय 360। अरे कितना होगा, थीटा बाय 360, यही है ना। ये जो सेक्टर आया, इस सेक्टर का एरिया रोड ने जो स्वीप किया है वो यहां से यहां किया है ना, ऐसे स्वीप किया है। तो ये एरिया यहां से यहां तक का सारा एरिया, ये जो एरिया है ये रोड ने स्वीप किया है, ठीक है। तो हमें पता है पूरी रिंग का जो एरिया था, पूरी रिंग का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो इस सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, ये जो सेक्टर है इस सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा थीटा बाय 360, थीटा बाय 360।
लेकिन थीटा डिग्री में डालना है। अगर मैं रेडियन में डालना चाहूँ, एंगल को मैं डिग्री में नहीं डालना चाहता, रेडियन में डालना चाहता हूँ, तो 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कितना होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 360 2 पाई रेडियन के बराबर कर दिया। मैं एंगल रेडियन में डालना चाह रहा हूँ, ना कि किस में डालना चाह रहा हूँ, मैं एंगल डिग्री में नहीं डालूंगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी लेनी है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो एंगल होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। तो मैंने सेक्टर का जो एरिया था, पूरी रिंग का एरिया कितना था? पूरी रिंग का जो एरिया आया था वो पाई आर स्क्वायर था। तो इस सेक्टर का एरिया कितना आ गया? इस सेक्टर का जो एरिया था वो कितना था? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और 360 डिग्री था, तो एंगल डिग्री में डालना था, पर मैं डिग्री में नहीं डाला, मैं रेडियन में डाल रहा हूं। तो 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया जो आएगा वो मिलेगा आपको हाफ थीटा आर स्क्वायर। ये एरिया स्वीप किया है किसने? ये एरिया स्वीप किया है, ये एरिया स्वीप किया है किसने? रोड ने ये एरिया स्वीप किया। रोड ने ये एरिया क्या किया बेटा? स्वीप किया है। ठीक है, तो रोड ने ये एरिया आपका क्या किया है? स्वीप किया है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? जितना एरिया रोड ने स्वीप किया है उसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम देखें कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है वो देखते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका फाई है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। बेटा जब रोड ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट करती है, काटती है, जब रोड क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट करेगी, काटेगी, कट करेगी, तो भी हम कहते हैं फ्लक्स चेंज हुआ है। तो जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? बी डॉट ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी डॉट ए, यानी हम लिखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस, ठीक है, बी ए कॉस। अब देखो ये थीटा एंगल नहीं लेंगे, तो थीटा उसके लिए है, हम इसमें ले लेंगे अल्फा। अब कहोगे ये अल्फा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? अल्फा है। तो मैं बता दे रहा हूं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो क्रॉस का मतलब कितना हो गया? इनवर्ड नॉर्मल। भाई मैग्नेटिक फील्ड में देखो ये बोर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट किया है हमने? मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किया है क्रॉस से। तो क्रॉस का मतलब है बोर्ड के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड नॉर्मल है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड नॉर्मल है, यही है। और अगर मैं रिंग के एरिया वेक्टर की बात करूं, पूरे रिंग के एरिया वेक्टर की बात करूं, तो एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर तो बाहर भी ले सकते हो, प्लेन के परपेंडिकुलर तो अंदर भी ले सकते हो, क्योंकि देखो रिंग का ये पूरी रिंग का प्लेन है, तो पूरी रिंग का प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल भी आ सकता है और इनवर्ड नॉर्मल भी आ सकता है प्लेन के परपेंडिकुलर। तो हम इनवर्ड नॉर्मल ही ले लेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो एरिया वेक्टर भी अंदर ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड अगर डॉट होता, ये अगर डॉट होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता? आउटवर्ड होता। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता तो एरिया वेक्टर भी क्या ले लेते हम? आउटवर्ड ले लेते। क्या ले लेते? आउटवर्ड ले लेते, क्योंकि एरिया वेक्टर तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो अल्फा आएगा वो कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमेशा जो एंगल होगा अल्फा, वो कितना रहेगा? जीरो रहेगा। कितना रहेगा? जीरो रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर भी क्या है? इनवर्ड नॉर्मल। क्रॉस है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल, और रिंग का एरिया वेक्टर रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो भी इनवर्ड नॉर्मल। यही है। तो अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा कितना आ जाएगा आपका? जीरो। जीरो कॉस जीरो कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो यानी बी डॉट
ए जो है वो आपका बी ए हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा वो कितना आएगा, बी ए। एरिया की वैल्यू डालते हैं बेटा, एरिया कितना आया हुआ है, एरिया ये रहा हमारा, एरिया आया हुआ है हाफ थीटा आर स्क्वायर। ये एरिया जो रोड ने स्वीप किया है, देखो हमें एरिया से मतलब नहीं था, हमें चेंज इन एरिया से मतलब था। जितना एरिया रोड ने स्वीप किया है वो हम मानेंगे चेंज इन एरिया, जितना एरिया रोड ने स्वीप किया वो हम मानेंगे चेंज इन एरिया। तो एरिया को हम क्या करेंगे, एरिया की जगह हम वैल्यू डाल देंगे एरिया की, कितनी है एरिया की, हाफ थीटा आर स्क्वायर, ये आ गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ बी थीटा आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ये क्या आ गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो आपको पता है इस रोड के एंड पे, इस रोड के एंड पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इस रोड के जो एंड्स हैं उन पे क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यानी एक एंड क्या हो जाएगा, एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा, एक एंड क्या हो जाएगा, एक एंड नेगेटिव हो जाएगा। एक एंड पॉजिटिव और एक एंड क्या हो जाएगा, एक एंड आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो रोड के जो एंड्स हैं, रोड के जो एंड्स हैं उसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। मैंने बताया था ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं और करंट को आई से डिनोट करते हैं, पर इंड्यूस ईएमएफ को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ को किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल ई से, और इंड्यूस करंट को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आई से। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रोड के दोनों एंड्स के अक्रॉस हो जाएगा। रोड का एक एंड ये रहा और रोड का दूसरा एंड ये रहा। तो इस एंड के अक्रॉस और इस एंड के अक्रॉस ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा, एक एंड नेगेटिव हो जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ ई है। अब हम लगा सकते हैं फैराडे का सेकंड लॉ लगा सकते हैं। फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, तो ध्यान देना फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। तो एरिया तो बड़ा आसान था निकालना सेक्टर का, तो फैराडे का सेकंड लॉ देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ के हिसाब से क्या होता है बेटा, फैराडे लॉ के हिसाब से फैराडे के दो लॉ थे। फर्स्ट लॉ तो वैसे ही था कि किसी भी कॉइल के आसपास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ जब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा। और सेकंड लॉ था कि इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम देख सकते हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं। तो हमने देखा जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल ई से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। पर ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होता है। ये क्या होता है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होता है। इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। भाई ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, तब क्या हो जाएगा ये डी फाई बाय डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ होता है डी फाई बाय डी टी, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो डी फाई बाय डी टी जो है ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। पर अब जो ईएमएफ आ रहा है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आ रहा है। जो ईएमएफ है वो कौन सा ईएमएफ है, वो अगर यानी फाइनल फ्लक्स फाई 2 माइनस इनिशियल फ्लक्स फाई 1 अपॉन में फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1, ये अगर हम करेंगे तो ये भी इंड्यूस ईएमएफ है, पर ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है। क्या है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है। तो फाई 2 है फाइनल फ्लक्स, माइनस फाई 1 है इनिशियल फ्लक्स। तो फाई 2 माइनस फाई 1 यानी चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई।
और T2 फाइनल टाइम, T1 इनिशियल टाइम, तो T2 माइनस T1 भी क्या है, डेल्टा टी, यानी चेंज इन टाइम। यही है। तो ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ के लिए होता है, पर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए होता है, तो डेल्टा टी इतना छोटा होना चाहिए कि वो एक मोमेंट्री टाइम हो जाए, पल हो जाए, तो वो लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब क्या लगाते हैं हम, डी फाई बाय डी टी। तो डी फाई बाय डी टी ये आ गया। माइनस इसलिए लगाते हैं, माइनस बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो चेंज इन फ्लक्स के ऑलवेज, इस पोलैरिटी में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर सके। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। यानी इंड्यूस ईएमएफ हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, कांस्टेंट लगाते हैं के हमारा एक कांस्टेंट होता है और के की वैल्यू 1 होती है, तो इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ये सीधा भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। ये फैराडे का सेकंड लॉ है कि इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर है, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसी को कहते हैं फैराडे सेकंड लॉ की इक्वेशन है। फैराडे के सेकंड लॉ की क्या है, इक्वेशन है। तो इसी में वैल्यू डाल देंगे, इसमें वैल्यू डालते हैं, कितना आ जाएगा बता, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये रहा, आपकी वैल्यू ये आई पड़ी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ये रही। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आपको पता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डाल दोगे, यहाँ फ्लक्स की वैल्यू डालनी है, फाई की वैल्यू डालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है हाफ बी थीटा आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, हाफ बी थीटा आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या है, वैल्यू है। कितना आ जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा, आप देखो माइनस बाहर ही रहेगा, देखो हाफ कांस्टेंट है, तो ये है डी बाय डी टी, डी बाय डी टी हाफ बी थीटा आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बेटा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड था, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। तो मैग्नेटिक फील्ड तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बी डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। ठीक है, रोड की जो लेंथ है, या कह दो जो रिंग का रेडियस है वो कांस्टेंट है, रिंग का रेडियस भी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो रिंग का रेडियस भी क्या आ गया, बाहर आ गया, आर स्क्वायर। और हाफ तो खुद एक कांस्टेंट है, तो हाफ भी बाहर आ गया, तो हाफ भी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी। कितना आ जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। तो डी थीटा बाय डी टी क्या होता है बेटा, ये एंगुलर जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है थीटा अपॉन में टाइम भी बोलते हैं, कई बुक में चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है। तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो फिर वही कहानी आएगी, डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए, लिमिट लगाएंगे तो क्या है, ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। तो डी थीटा बाय डी टी जो है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो डी थीटा बाय डी टी की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या, ओमेगा। तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ आ गया। क्या आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अब इंड्यूस ईएमएफ में एक और चीज है, जो रेडियस है वो हमेशा रोड की लेंथ के बराबर रहेगा, ऑलवेज। क्यों, क्योंकि रोड का एक एंड तो रिंग को टच कर रहा है और रोड का दूसरा एंड जो है वो सेंटर पे। रोड का जो एक एंड है वो किसको टच कर रहा है, वो रिंग को टच कर रहा है, और रोड का जो दूसरा एंड है वो किधर है, सेंटर पे है। तो जो रेडियस है रिंग का, मेटेलिक रिंग का, ये जो मेटेलिक रिंग थी इसका रेडियस रोड की लेंथ के बराबर है, तो आर की जगह आप एल भी लिख सकते हो। एल, एल मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ रोड। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ आपका आ गया कितना, इंड्यूस ईएमएफ आ गया माइनस बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एल क्या है, लेंथ ऑफ रोड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है।
और 2 तो एक कांस्टेंट है, ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया। दूसरा होता है अगर इंड्यूस करंट निकालना चाहे तो इंड्यूस करंट कितना आएगा, तो भाई जो रेडियस था रिंग का और जो रोड की लेंथ थी वो तो सेम ही थी। मैंने बताया रोड का एक एंड क्या हो जाएगा, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से वो जब हम लेंज लो सीखेंगे तो मैं बता दूंगा कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, तब भी आप कर सकते हैं। अब इधर देखते हैं बेटा, या तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, या ये एंड पॉजिटिव वो एंड नेगेटिव, एक एंड पॉजिटिव एक एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाना होगा। इसमें देखते हैं अगर रोड का अपना रेजिस्टेंस है तो रोड का अपना रेजिस्टेंस ले लेते हैं मान लो। तो रोड का जो अपना रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर मान लिया रोड का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ रोड, तो ये रोड का मान लो रेजिस्टेंस हो गया। तो इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट जो होता है वो होता है इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। अब इंड्यूस करंट जो होता है, इंड्यूस करंट को आई से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते थे, इंड्यूस करंट को स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, और इंड्यूस करंट होगा इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द रोड। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू डाल दो, कितनी आ जाएगी, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। और ध्यान देने वाली है, माइनस तो सिर्फ बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ इस पोलैरिटी में इंड्यूस होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स का क्या कर सके, अपोज कर सके। ठीक है, तो ये नहीं भी लगाओगे माइनस तो सिर्फ पोलैरिटी बताने के लिए, लेंज लॉ के लिए। ठीक है, वैसे मैग्नीट्यूड ही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी डेरिवेशन है, तो इसमें देखो बहुत कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगने होते, 3-4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये काफी पूछा भी जाता है, और इस चैप्टर में से ये जो है 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, या तो इस पे एज इट इज इसकी डेरिवेशन पूछ लेंगे, लैंग्वेज में डाटा ये सारी चीजें बता देंगे। एक मेटेलिक रिंग है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, रिंग पे एक रोड रखी है, रोड का एक एंड उसको टच कर रहा है, एक सेंटर पे पाइवटेड है, रोड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो रोड के दोनों एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना इंड्यूस होगा उसको ड्राइव करो। ठीक है, तो ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाती है, या इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है। तो न्यूमेरिकल तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं। एक बार मैं जल्दी से बताता हूँ, तुरंत ही देखो। ठीक है, देखो ये तो आपकी मेटेलिक रिंग थी, तो ये आपकी मेटेलिक रिंग है और रिंग सर्कुलर ही होती है, तो ये सर्कुलर एक मेटेलिक रिंग है जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो है रिंग ऐसे रखी हुई है, इसे कंडक्टिंग रिंग या मेटेलिक रिंग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, या एलोय की कोई रिंग हो, क्योंकि ये सब कंडक्टर होते हैं, मेटल्स एंड एलोयज आर गुड कंडक्टर, तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसमें देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल है। क्या है, इनवर्ड नॉर्मल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल है, इसलिए हमने क्रॉस लिया। तो हमने देखा था बेटा ये सेंटर था मान लो रिंग का, तो हमने रिंग का जो रेडियस था वो कितना था, रिंग का जो रेडियस था वो कितना था, रिंग का रेडियस कैपिटल आर था, ये रिंग का रेडियस था। जितना रेडियस है हमने उतनी बड़ी एक रोड रख दी, उतनी बड़ी एक रोड रख दी, तो ये हमने एक रोड रख दी किस पे, इस रिंग पे, और रोड की जो लेंथ है वो रिंग के रेडियस के बराबर है, रोड की जो लेंथ है वो रिंग के रेडियस के बराबर है, तो रोड की जो लेंथ है वो रिंग के रेडियस के बराबर है। और रोड का जो एक एंड है वो सेंटर पे पाइवोटेड है, पाइवोटेड का मतलब ऐसे कर दिया हमने, मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, एक कील डाल दी और इसको मैं घुमा सकता हूँ ऊपर नीचे, तो अब ये ऊपर नीचे आराम से घूम सकता है। ठीक है, रोटेट कर सकता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर सकता है। तो जो सेंटर पे एक एंड है ये तो पाइवोटेड है ताकि ये घूम सके। ठीक है, और ये वाला जो है ये एंड रिंग को जस्ट टच कर रहा है, दूसरा एंड जो है, ये जो दूसरा एंड है रोड का जो अदर एंड है वो रिंग को टच कर रहा है। ठीक है, अब हमने देखा किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है,
तो रोड मान लो रोटेट कर रही है, चाहे क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, मान लो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही है, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही बताया, तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही है, तो किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी, तो ये एंगुलर वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी बोल दो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और ये जो होता है ये होता है डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, याद करो। मान लो थोड़ी देर बाद जब रोड ऐसे घूम ही रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो वो एरिया स्वीप कर रही है, क्या कर रही है? वो एरिया स्वीप कर रही है। तो कितना एरिया स्वीप करेगी? मान लो यहां से यहां चली गई रोड, तो रोड यहां से यहां चली गई, ठीक है, तो रोड यहाँ पे थी, मान लो यहाँ पे थी, एम पे थी, और रोड कहाँ पहुंच गई? एन पे पहुंच गई। तो रोड जो है वो पहले कहाँ थी? रोड पहले एम पे थी, वो तो फिक्स ही है, फिक्स मतलब फिक्स नहीं कह सकते, फिक्स मतलब तो रोड हिलेगी नहीं, फिक्स है, पाइवोटेड है, यानी रोड को आप इधर उधर खींच नहीं सकते, पर पाइवोटेड का मतलब क्या है? वो ऐसे रोटेट कर सकती है, क्या कर, ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे रोटेट कर सकती है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसे कहते हैं पाइवोटेड है, ठीक है। और रोड का दूसरा एंड रिंग को टच कर रहा है, मेटेलिक रिंग को, और वो एम से एन पे गई रोड, एम से एन पे गई रोड, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो सेंटर में कितना एंगल स्वीप करेगी? तो रोड ने जो एंगल स्वीप किया, रोड ने जो एंगल स्वीप किया है सेंटर में, वो कितना एंगल किया है? थीटा। तो एक तरीके से उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो रोड की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है। रोड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया? थीटा आया। तो रोड ने जो एरिया स्वीप किया है, जो एरिया स्वीप किया, जो एरिया इंटरसेक्ट किया है फील्ड लाइंस का, देखो इतने एरिया में फील्ड लाइंस थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसने इंटरसेक्ट किया, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसने इंटरसेक्ट किया, बाकियों को तो अभी ये करेगी, इनको इसने अभी इंटरसेक्ट कर डाला है, इतने एरिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसने इंटरसेक्ट किया। खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, एक लाइन, दो लाइन, तीन, बहुत सारी लाइन में थी, इनको ही इंटरसेक्ट किया है। तो कितने एरिया की फील्ड लाइंस को उसने इंटरसेक्ट किया, उतना एरिया उसने स्वीप किया है। तो मान लो टी टाइम में पहुंची है रोड एम से एन पे, तो कितने एरिया की फील्ड लाइंस को उसने इंटरसेक्ट किया है, क्रॉस किया है? तो ये जो सेक्टर का एरिया आया, ये जो सेक्टर का एरिया है, इतना एरिया उसने स्वीप किया है, इतने एरिया की फील्ड लाइंस को उसने इंटरसेक्ट किया है, ये जो सेक्टर का एरिया है, इतना एरिया उसने स्वीप किया है। इसको ऐसे समझ लो कि मान लो फर्श पे, फ्लोर पे खूब सारी मिट्टी पड़ी है, और आपने एक झाड़ू लेके और ऐसे गोल घुमा दी, तो जितने एरिया की उसने मिट्टी हटा दी, उतना एरिया उसने स्वीप किया है। तो ऐसे जितने एरिया की फील्ड लाइंस उसने काट दी, इंटरसेक्ट कर दी, क्रॉस कर दी, उतना एरिया उसने क्या किया है? स्वीप किया है। तो ये सेक्टर का एरिया चाहिए होता है, तो बेसिकली एरिया ही चाहिए होता है। तो एरिया जो रोड ने क्या किया है? स्वीप किया है। एरिया जो रोड ने क्या किया है? स्वीप किया है। वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और वो सेक्टर का जो एरिया होगा, एरिया आपको पता ही है, एरिया कितना होगा बेटा? पूरी रिंग का एरिया कितना है? पूरी रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है, आर रेडियस ऑफ रिंग। तो इस सेक्टर का एरिया कितना आएगा? जितना एरिया रोड ने स्वीप किया है, जितना एरिया रोड ने स्वीप किया है, वो कितना होगा? थीटा बाय 360। कितना होगा? थीटा बाय 360। तो थीटा बाय 360। लेकिन हम जो एंगल है वो डिग्री में नहीं लेना चाह रहे, हम एंगल रेडियन में लेना चाह रहे हैं। तो अगर मैं एंगल रेडियन में रखूंगा, तो थीटा भी रेडियन में रखूंगा, तो 360 भी रेडियन में रखेंगे, तो वो 360 कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है।
तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना एरिया जो है वो रोड ने स्वीप किया है और इतने एरिया की फील्ड लाइंस को उसने इंटरसेक्ट किया है, यानी काटा है। बस अब तो हो ही गया। अब क्या है, तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ, ऑब्वियस सी बात है, पहले फ्लक्स था ही नहीं, रोड से फ्लक्स कोई लिंक्ड था ही नहीं, क्योंकि जीरो ही मान लो। और इतना एरिया एकदम से इतनी फील्ड लाइंस उसने काट दी, तो जितने एरिया की फील्ड लाइंस उसने काट दी, ठीक है, उस एरिया की वजह से जो फ्लक्स होगा उतना फ्लक्स चेंज हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं जो चेंज हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है पाई, मैंने पहले ही बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी डॉट ए था। तो बी डॉट ए था, क्या हो जाएगा ये, बी ए कॉस अल्फा। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी बोर्ड के अंदर की तरफ है, इनवर्ड नॉर्मल, और एरिया वेक्टर रिंग का भी इनवर्ड नॉर्मल ले लिया हमने, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 हो गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। एरिया जो स्वीप किया वो ये रहा, एरिया सेक्टर का एरिया जो है वो ये रहा, तो ये एरिया हो गया। एरिया की वैल्यू डाल दो, कितना आ जाएगी एरिया की वैल्यू, θ/2 और r स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स। अब तो फैराडे का कौन सा लॉ लगाना है, फैराडे का सेकंड लॉ ही लगाएंगे। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, फैराडे का सेकंड लॉ, फैराडे लॉ, सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस d∅/dt। d∅/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और माइनस ये बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो चेंज इन फ्लक्स का ऑलवेज क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फैराडे का सेकंड लॉ था। और अगर इसी में लेंज लॉ भी दिखाए कि इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का ऑलवेज अपोज करता है, तो माइनस दिखा दिया। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो जाए। तो इधर अब देख लेते हैं बेटा क्या हो जाएगा। तो वैल्यू डाल दो इसमें, सीधा फ्लक्स की वैल्यू डाल देंगे। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू कितनी है, b θ/2 r स्क्वायर, ये मैंने फ्लक्स की वैल्यू डाल दी। कितना क्या क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी बाहर हो गया डिफरेंशिएशन से, यही है ना। और आर रेडियस है रिंग का, और रिंग का रेडियस है, तो आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट है, और हाफ तो होता ही कांस्टेंट है। क्या रह जाएगा बेटा, d∅/dt, तो d∅/dt बचेगा। और d∅/dt क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है किसकी, रोड की। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है रोड की, यानी क्या है, ये ओमेगा है, क्या है, ओमेगा है। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और रोड की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, तो इसको रेडियस ऑफ रिंग बोलो या लेंथ ऑफ रोड बोलो। तो ये इंड्यूस ईएमएफ आया कितना, -b_L² ω/2, b मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ द रोड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, E इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ को किससे डिवाइड कर दें, रेजिस्टेंस ऑफ रोड से डिवाइड कर दें। रोड का मान लो रेजिस्टेंस कितना है, r, स्मॉल r मान लो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, रोड का, तो उसको डिवाइड कर देंगे स्मॉल r से, तो E/r इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है इंड्यूस करंट। क्या होता है, इंड्यूस करंट। तो इतना तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और इतना करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये मोशनल ईएमएफ का ये इंपॉर्टेंट है, ये करा दिया। अगला देखते हैं बेटा आगे। तो एरिया बदल के आप ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हो, और एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बदल के भी आप क्या कर सकते हो, ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हो। तो देखो अगर आपको इंड्यूस करना है, जैसे फैराडे ने तो अपना काम कर दिया। फैराडे ने कहा कि देखो भाई जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है वो समझ ले। मैग्नेटिक फ्लक्स होता था B.A, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता था। मैग्नेटिक फील्ड जो होता था वो वेक्टर क्वांटिटी, एरिया जो होता है वो भी वेक्टर है, एरिया वेक्टर बोलते हैं, और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी था। हमने इसको पढ़ा भी था
कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता था वो क्या होता था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं किसी एरिया में से नॉर्मली, उसकी जो संख्या है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, उसकी जो नंबर्स हैं उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है नंबर एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, सीधा ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर है तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। हमने देखा बी डॉट ए है तो बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा, तो ये चीज है। इसका मतलब ये तीन, आप देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदल दो किसी कॉइल के आसपास, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये फैराडे ने बोला फर्स्ट लॉ में कि किसी भी कॉइल के आसपास सिर्फ आप मैग्नेटिक फ्लक्स बदल दो तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। यही है। तो कैसे फ्लक्स बदल सकते हैं, फ्लक्स बदलने के कितने तरीके हैं, तो भाई फ्लक्स बदलने के तो तीन तरीके हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो कॉइल के आसपास, आप कॉइल का एरिया चेंज कर दो, और आप कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज कर दो। यानी तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तीन तरीके। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बदल के, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, जो हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा, दोनों मोशनल ईएमएफ में हमने यही तो किया। अगर किसी, देखो पिछली क्लास में जो मोशनल ईएमएफ पढ़ा था जिसमें रोड को स्ट्रेट लाइन में आप मूव करा रहे थे, स्ट्रेट पाथ में मूव करा रहे थे, तो उसमें भी एरिया ही चेंज हो रहा था, और यहाँ रोड को रोटेट करा रहे तो इसमें भी एरिया ही चेंज हो रहा है। तो मोशनल ईएमएफ में ध्यान देना, हमने कॉइल का एरिया चेंज किया है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अब सबसे बढ़िया तरीका, लेकिन ये मुश्किल होते हैं दोनों काम करने, तो सबसे इजी होता है ये वाला काम जो हम जनरेटर में करते हैं। कोई भी जनरेटर हो, एसी या डीसी जनरेटर हो, हमारे कोर्स में एसी जनरेटर है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। तो तीसरा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बदलते रहो। अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होता रहेगा तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो भी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, तो भी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो अब हम तीसरे तरीके में जा रहे हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं। तो पहला एकदम सिंपल था, पहले वाला आप कहोगे पहला बताया नहीं है, सीधा मोशनल बता दिया, मोशनल एरिया वाला था, ठीक है। अगर पहले वाला देखना चाहे तो पहले वाले में कोई बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं। मान लो पहले वाले में क्या है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके भी आप क्या कर सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो तो भी आप ईएमएफ क्या कर सकते हो, इंड्यूस कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, समझते हैं। मान लो एक कॉइल है आपकी, कई टर्न्स ले ली मैंने कॉइल की, ये आपकी कॉइल है, हमने कई टर्न ले ली। अच्छा, यहाँ पे कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट ही ले ली, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये नॉर्थ, ये साउथ। ये बार मैग्नेट का यहाँ पे कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इस कॉइल के पास, इस कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसे स्मॉल एन बोल दिया। तो स्मॉल एन क्या है बेटा, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो एन क्या है बेटा, एन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यही है, स्मॉल एन ले लिया है। तो कॉइल के पास है ये बार मैग्नेट, तो यहाँ इस बार मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मान लो अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड B1 है। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, B1। बेटा आपको पता है मैग्नेट की वजह से कॉइल के यहाँ पे हर जगह होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के आसपास।
तो कॉइल के पास भी मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? B1 होगा। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही है। तो अब एक चीज ये जब जब टाइम T1 था तो मैग्नेटिक फील्ड B1 था। इनिशियली जब मैग्नेट यहाँ पे थी, कॉइल से दूर थी, थोड़ी सी दूर थी, तो इनिशियली T1 टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेट की वजह से कॉइल के आसपास वो B1 था। कॉइल का एरिया ले लें, कॉइल का ए क्या है बेटा? ए मान लो क्या है? एरिया ऑफ कॉइल है। क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। तो कॉइल का एरिया हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? अभी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा T1 टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा φ1। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है? BA cos थीटा। अरे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट A। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? B डॉट A। ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा? BA cos थीटा, BA cos थीटा आ जाएगा, यही है। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नोड से निकलेंगी और एरिया वेक्टर भी उधर ही ले लेते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नोड से निकल रही है, ऐसे समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नोड से निकली, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। कहां से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नोड से निकली और कहाँ जा रही है बेटा? इधर जा रही है। वो अलग बात है, बाद में घूम के आएंगी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B1 हो गई। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड B ले लिया इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर की क्या होगा? ये रहा इसका एरिया, ये कॉइल का एरिया है, ये कॉइल का प्लेन है, ये कॉइल का क्या है? प्लेन है। तो कॉइल का प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। तो इसका एरिया वेक्टर n कैप होगा, तो वो भी इधर ही होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। किस में होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। तो थीटा कितना होगा भाई? थीटा तो 0 होगा, cos 0 1 है, तो बी ए हो गया, ये आ गया। चलो ये तो मैंने डायरेक्शन के लिए बता दिया था। अभी मान लो यहाँ पे, अभी मान लो कॉइल के आसपास जब टाइम T1 है, जब टाइम T1 है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे? B1 मैग्नेटिक फील्ड है, B1 मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया तो कॉइल का क्या है? कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या है? कांस्टेंट है। n क्या थी बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल तो क्या है? कांस्टेंट है, स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं। और ए एरिया है, एरिया ऑफ कॉइल है, एरिया ऑफ कॉइल। और कॉइल का एरिया भी क्या है? कॉइल का एरिया भी कांस्टेंट है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। आप कहोगे क्यों करेगा? भाई अगर मैग्नेट पास आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेट दूर चली जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो यानी टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा। जो कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। जो एरिया है कॉइल का वो भी कांस्टेंट है, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा अगर ये मैग्नेट मूव करेगी। अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगी। लेकिन अगर ये मोशन में आ जाए, अगर ये बार मैग्नेट मोशन में आ गई, मान लो इसके पास आ रही है बार मैग्नेट, मोशन कर रही है, किस वेलोसिटी से आ रही है? v स्पीड से आ रही है। किससे आ रही है बेटा? v स्पीड से आ रही है। इसके पास आ रही है, किस स्पीड से आ रही है? v स्पीड से आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जब T1 टाइम था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? B1 होगा। और जब ये पास आ जाएगी, तो जब टाइम T1 है तो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो फ्लक्स कितना है बेटा? तब फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा? φ1। तो T1 जब टाइम, इनिशियल टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड B1 और मैग्नेटिक फ्लक्स φ1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स B × A है, कितना हो जाएगा?
B इंटू ए, लेकिन आपको पता है एक टर्न नहीं है, अगर एक टर्न होती तो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ कितनी टर्न है आप बताओ मेरे को, कॉइल की कितनी टर्न है? अगर एक सिंगल टर्न होती तो कोई बात ही नहीं थी, सिंगल टर्न के लिए तो हमने देखा B डॉट ए होता है सिंगल टर्न के लिए, लेकिन n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जो फ्लक्स होगा वो इसके n टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। एक सिंगल टर्न होती कॉइल में तो मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट ए होता है, पर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हो गई कॉइल की? n नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो n टाइम्स हो जाएगा B डॉट ए के। कितने टाइम्स? n टाइम्स हो जाएगा B डॉट ए के। और B डॉट ए है तो B A cos थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की डायरेक्शन भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, कितना हो जाएगा? थीटा। 0 cos 0 कितना है? 1 है, ये आ गया। तो जब टाइम इनिशियल टाइम t1 है तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड v1 है, तो इनिशियल फ्लक्स कितना हो गया? 5 है। तो जो 5 है वो कितना होगा? n b1a, कितना हो जाएगा? n b1a, ये 5 फ्लक्स हो गया। क्या हो गया? 5 फ्लक्स है, तो ये 5 फ्लक्स मिल गया। तो आपको पता है अगर ये मोशन कर रही है लगातार, कॉइल के पास आ रही है तो मैग्नेट तो पास आ जाएगी, तो मैग्नेट पास आ गई। जब मैग्नेट पास आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब जो कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड B1 नहीं रहेगा, B1 से ज्यादा हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा? B2 हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड B1 था, अब B1 से इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? B2 हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेट पास आ गई है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 से इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? B1 से इंक्रीज करके B2 हो गया। और जो टाइम है, टाइम भी भाई, टाइम तो लगा होगा मैग्नेट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, तो जो भी टाइम लगाओ तो टाइम भी t1 से कितना हो जाएगा बेटा? टाइम t2 हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। मैग्नेट पास आ रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेट दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा। फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करे चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करे, चेंज हुआ ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। कितना? 5 से कितना? 5 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अब कितना हो जाएगा? जो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हो जाएगा 5, वो कितना हो जाएगा? NBA, यही रहेगा भाई। नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, एरिया कॉइल की कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बदल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, इसलिए क्या बदल रहा है? फ्लक्स बदल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब कितना हो गया? B2, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितना हो गया भाई? 5। कितना हो गया? 5। तो अब देखो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स 5 माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स 5। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स 5 माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स 5। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बोलते हैं डेल्टा फाई। क्या बोलते हैं? डेल्टा फाई। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। क्या क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। चेंज इन टाइम देखते हैं बेटा। चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम क्या होता है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये चेंज इन टाइम हो गया, कितना हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा चेंज इन टाइम में। तो हमें पता है भाई फ्लक्स बदला ना टाइम के रिस्पेक्ट में, चाहे किसी वजह से बदला हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से बदला हो, चाहे एरिया बदलने की वजह से बदला हो, चाहे ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से बदला हो, थीटा बदलने की वजह से बदला हो। तो फ्लक्स बदला ना, फ्लक्स बदला है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो जो कॉइल है, कॉइल के जो दोनों एंड्स है इनको नाम दे दो, ठीक है, एक्स वाई नाम दे दिए।
तो इन एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ मान लो ई है, इन ये दोनों एंड्स के अक्रॉस क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा? दोनों एंड्स के अक्रॉस क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है? तो इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर है आप खुद ही देखो। तो किस स्पीड से मैग्नेट आ रही थी भाई? v स्पीड से आ रही थी। तो अब आप एक चीज देखना चाहो तो देख सकते हो, एरिया कॉइल की ये ही थी। तो अब देखो क्या होगा अगर हम देखें तो इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम, इसी को बोलते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को बोलते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा पाई अपॉन में क्या? डेल्टा टी। कितना हो जाएगा ये? phi2 माइनस phi1 अपॉन में t2 माइनस t1। यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। इंड्यूस ईएमएफ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंड्यूस ईएमएफ को क्या लिखते हैं बेटा? ई लिख देते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी क्या हो जाएगा? डेल्टा पाई अपॉन में क्या? डेल्टा टी। ये हो जाएगा। और इसमें वही बात है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, के की वैल्यू 1 होती है। और हमें एक और चीज है, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का ऑलवेज अपोज करता है। इंड्यूस ईएमएफ इस पोलैरिटी में इंड्यूस होगा कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर सके, जिसको हम लेंज लॉ बोलते हैं। तो ये माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये आपको जो ईएमएफ मिलेगा ये इंड्यूस ईएमएफ तो है, पर ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है। क्या है ये? एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। क्या है बेटा? एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। तो ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है। क्या है? एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है ये, यानी ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। ये क्या है? एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है। तो अभी मैं एवरेज इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहा हूं। वैल्यू डालते हैं, देख लेते हैं। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो मैंने बता रखा है इंस्टेंटेनियस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी है। अगर ये तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होता है। क्या होता है? एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होता है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। भाई जो चेंज इन टाइम है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए, तब हम इसको डी फाई बाई डी टी बोलेंगे, डी फाई बाय डी टी। तो ये आपको देता है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, और माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होता है। वैल्यू डाल दो, डाल देते हैं बेटा वैल्यू, कोई बड़ी चीज नहीं है। कितना आ जाएगा? माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा फाई जो है वो कितना है? आप देखो डेल्टा फाई कितना होगा। डेल्टा फाई जो है डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई कितना है? डेल्टा फाई है phi2 माइनस phi1, और डेल्टा टी कितना है? t2 माइनस t1। कितना है? t2 माइनस t1। n क्या था बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स थी कॉइल की। a क्या था बेटा? कॉइल का एरिया था। यही है। तो
T2 माइनस T1, तो ये तो डेल्टा टी ही रहने दो, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो आपको पता ही है, अंडरस्टूड ही है। और फाई 2 और फाई 1 की वैल्यू डाल दे रहे हैं, फाई 2 और फाई 1 की क्या डाल दे रहे हैं, फाई 2 और फाई 1 की वैल्यू डाल दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, यस सर। हाँ, तो देखो कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं, अब वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये डेरिवेशन वैसे ऐसी कोई डेरिवेशन दे रखी है उन्होंने, शॉर्ट में ही दे दी है, थोड़ा सा है, आइडिया पर्पस के लिए दे दिया है, कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो कोई वैसे ये बेसिकली ये मत समझना कोई डेरिवेशन है। हाँ, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल दे देंगे, करना इसी तरीके से होता है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने करा दिया, ताकि उसमें क्या है, बस न्यूमेरिकल होगा, करना ऐसे ही, बाद में वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा, माइनस फाई 2 माइनस फाई 1, तो फाई 2 की वैल्यू तो आपको पता है एन B2A माइनस फाई 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, एन B1A, यही है। और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में क्या है, डेल्टा टी हो जाएगा। क्या क्या चीज आप कॉमन ले सकते हो भाई, आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से, आप देखो तो कितना हो जाएगा, माइनस एन ए बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगी, एरिया भी कॉइल का कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा। कितना हो जाएगा, B2 माइनस B1 अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। और B2 माइनस B1 क्या होगा बेटा, B2 माइनस B1 ये है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो B2 माइनस B1 जो होता है वो होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी ये आपका आ गया, और इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला ही आ गया पूरा, कि इंड्यूस एवरेज इंड्यूस ईएमएफ जो होगा, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो होगा माइनस एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ए एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल, और कितना हो जाएगा, डेल्टा बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में डेल्टा टी चेंज इन टाइम। और डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इसको बोलते हैं, देखो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कई बुक में ऐसे भी लिख देते हैं माइनस एन ए, और ये जो पूरी चीज है इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखने को हम ऐसे लिख देते हैं, क्या, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ये आ गया आपका। अगर इंस्टेंटेनियस बोला होता, उन्होंने क्या बोला होता भाई, अगर इंस्टेंटेनियस बोला होता तो इंस्टेंटेनियस में फिर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटेनियस में फिर ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तब तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा लिया जाएगा, डेल्टा टी जिसको हम dt बोलेंगे, तो बहुत थोड़ा ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, डेल्टा बी तब उसको बोलेंगे dB, और बहुत थोड़ा ही फ्लक्स चेंज होगा d फाई, डेल्टा फाई वो कितना होगा d फाई। तो अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो जब भी आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हो तो चेंज इन टाइम जो होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, जीरो होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो।
तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए, मोमेंट्री टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा टी को तब बोलेंगे, डेल्टा टी को dt बोलेंगे, डेल्टा बी को db और डेल्टा फाई को d फाई। तो ये चेंज इन टाइम, ये स्मॉल चेंज इन टाइम, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक, चेंज इन फ्लक्स, स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तब देखो क्या हो जाएगा, तब इंस्टेंटेनियस अगर ईएमएफ निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना पड़े, तो आपको मैंने पहले ही बताया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तब क्या बोलेंगे इससे, डी फाई बाय dt, डी फाई बाय dt, ये आ जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो अगर इंस्टेंटेनियस हो गया तो फिर चीजें बदल जाएंगी। तो देखो कैसे हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब देख लेते हैं। तब हमें ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, तब तो हमें पता होना चाहिए फ्लक्स कितना था। तो हमने देखा फ्लक्स कितना था, जो फ्लक्स था मैग्नेटिक फ्लक्स वो कितना था, B डॉट ए था। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था हमारा, B डॉट ए था। और n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट है तो बी ए कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही था, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, और एरिया वेक्टर भी इधर ही था, एरिया वेक्टर भी इधर ही था। ये रहा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। तो थीटा कितना था, 0, कॉस 0 कितना, 1। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना आना था, माइनस डी फाई बाई डी टी आना था। कितना आना था, माइनस डी फाई बाई डी टी आना था। तो फाई की वैल्यू डाल देंगे, फाई कितना हो जाएगा, एन बी ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं, पूरा नाम लेना, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, सिर्फ फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो कोई भी नाम वो ले सकते हैं, ठीक है। और ए आपका एरिया, तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू डाल दे रहे हैं, फाई की वैल्यू हो जाएगी एन बी ए। कितनी हो जाएगी, एन बी ए। देखते हैं अब कितना आ जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी बाय डी टी एन बी ए। अब देखो क्या क्या चीज कांस्टेंट है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। टाइम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो रहा, टाइम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो रहा। एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड कर। देखते हैं बेटा, तो हमें देखा है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज नहीं होने वाला, नंबर ऑफ टर्न्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होने वाला। तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। एरिया कॉइल का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने वाला नहीं है, तो एरिया भी जो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी। और डीबी बाई डी टी भी तो क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। तो वही है यार, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी था, एवरेज के लिए था। टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो डेल्टा टी क्या होगा, डी टी, और डेल्टा बी क्या होगा, डीबी। ठीक है, क्या बोलोगे तब इससे, तब क्या बोलोगे इससे, ये है
एन ए इंटू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। dB बाय dt क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो n नंबर ऑफ टर्न्स जैसे हम ले सकते हैं, मान लो कोई कॉइल है हमारे पास, मान लिया हमारे पास कोई कॉइल है, ठीक है, मान लिया हमने देखा कि जब t1 टाइम था, जब t1 टाइम था, t1 टाइम कुछ भी ले लेते हैं, मान लिया जो भी ले लिया, मान लिया 2 सेकंड हो चुके थे, मान लो कभी मान लिया इनिशियली कुछ चला लेकिन 2 सेकंड हो गए तब हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, यानी हमने 2 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब मैग्नेटिक फील्ड जो B1 था और वो था मान लो 0.8 टेस्ला, कितना था, 0.8 टेस्ला। थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद मैग्नेट पास आ रही है, किस स्पीड से मैग्नेट पास आ रही है, v स्पीड से मैग्नेट पास हो रही है, पास आ रही है, तो थोड़ी देर बाद, कितने टाइम बाद बेटा, 10 सेकंड के बाद, ठीक है, फिर t2 टाइम्स 10 सेकंड इनिशियल के रिस्पेक्ट में ले रहे, ठीक है, ये इनिशियल के रिस्पेक्ट में 2 सेकंड हो गया, यानी जब देखना शुरू किया तो 2 सेकंड हो गए, दोबारा देखा 10 सेकंड हो गए, ठीक है, तब हमने देखा, तब जो मैग्नेटिक फील्ड था, तब जो मैग्नेटिक, वैसे चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, इनिशियल टाइम 0 सेकंड भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन मान लो इनिशियल टाइम जो है 2 सेकंड ले लिया और फाइनल टाइम 10 सेकंड ले लिया, तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0.8 टेस्ला, और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया वो मान लो कितना हो गया, वो बढ़ गया और वो हो गया 1.8 टेस्ला, कितना हो गया, 1.8 टेस्ला हो गया, यही है। एरिया मान लो कॉइल की, नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कॉइल की कितनी है, तो कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 500 है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, 500 नंबर ऑफ टर्न्स है, और एरिया जो कॉइल का है वो मान लो कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वो अगर आपसे पूछे कि एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बताओ, क्या बताओ, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बताओ, तो आप निकाल सकते हो, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हो, ये रहा फॉर्मूला, एवरेज है तो dB के लिए डेल्टा बी और dt के लिए डेल्टा टी, अब निकाल लेते हैं, तो वैल्यू डालते चले जाते हैं। माइनस तो सिर्फ ये बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो होती है वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर रही है, तो उसे लिखने की जरूरत वैसे होती नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स जो हो गई वो कितनी हो गई बेटा, 500 है, ठीक है, और एरिया 40 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलना है, तो इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में उसे हमने बदल लिया मीटर स्क्वायर में, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ अब डेल्टा बी की बात कर रहे हैं, डेल्टा बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, B2 माइनस B1 फाइनल माइनस इनिशियल, कितना हो जाएगा डेल्टा बी, 1.8 माइनस 8 ओ 0.8, कितना हो जाएगा बेटा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 1 टेस्ला का, कितना आ गया, 1 टेस्ला। और चेंज इन टाइम देख लेते हैं, चेंज इन टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकंड माइनस 2 सेकंड, यानी कितनी देर में हुआ, वो 8 सेकंड में हुआ है, तो आप यहाँ डाल दोगे। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 1 टेस्ला, और चेंज इन टाइम कितना है, 8 सेकंड, ये आ गया। इंड्यूस ईएमएफ आपको वोल्ट में मिलेगी, किस में मिलेगी, वोल्ट में मिलेगी, कितना हो जाएगा बेटा, 0 हटा दिया 10⁻⁻1 हो गया, फिर 5 4 जा 20 हो गया, फिर ये 0 हटा दिया तो ये क्या है, ये हटी गया, ठीक है, तो 2/8 यानी 1/4, 1/4 मतलब कितना, 0.25 वोल्ट, इतना ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। पर ये एवरेज ईएमएफ है, क्या है, एवरेज ईएमएफ है। आया समझ, नहीं आया बेटा, आ गया। अगला देखते हैं, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये तीसरा तरीका है। एरिया बदल सकते हैं, मोशनल ईएमएफ में क्या किया, हम फ्लक्स बदलना था, फ्लक्स था BA cos थीटा, पहला तरीका जो हमने देखा, वैसे ये जो था अब सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया गया है, कोई उससे फर्क नहीं है। पहला था मैग्नेटिक फील्ड बदलने वाला, दूसरा एरिया बदलने वाला यानी मोशनल ईएमएफ, और तीसरा ओरिएंटेशन का था।
पर मैंने सबसे पहले आपको क्या बता दिया था, मोशनल ईएमएफ बता दिया था, यानी बाय चेंजिंग द एरिया। आज जो मैंने बताया वो क्या बताया, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और अब जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ थर्ड तरीका, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन, यानी बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, बाय चेंजिंग by changing orientation between area vector and magnetic field, या कह सकते हो by changing orientation between magnetic field and area vector, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ओरिएंटेशन चेंज कर दो। ओरिएंटेशन का मतलब एंगल ही होता है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, एंगल है। तीसरा तरीका है, ठीक है, तीसरा तरीका है बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लिया एक ये कॉइल है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, तो ये इसका एरिया वेक्टर है, ऐसे समझ लो। मान लो ये रही कॉइल और इसको मैं ऐसे ऐसे घुमाता रहूं, क्या हो रहा है भाई, जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो प्लेन ही तो चेंज हो रहा है। तो देखो अभी आपको समझ आएगा कैसे चेंज हो रहा है, कैसे। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रहा इसका एरिया वेक्टर। तो देखो अब मैं घुमा रहा हूं तो एरिया वेक्टर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अभी ऐसे है, ठीक है, घुमा दोगे, थोड़ा घुमा दिया ऐसे आ गया, फिर घुमा दिया ऐसे आ गया, फिर ऐसे, फिर घुमा दोगे तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ये घूम रहा है, जैसे जैसे ये घूम रहा है, क्या चेंज हो रहा है बेटा, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये रहा एरिया वेक्टर मान लो, और मैंने ऐसे घुमाया, तो एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो एंगल चेंज होता है, तो बाय चेंजिंग दी ओरिएंटेशन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, कई बुक में लिखा होता है बाय चेंजिंग दी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओरिएंटेशन मतलब क्या हो गया, वो एंगल ही हो गया, क्या हो गया, एंगल ही हो गया। ये कंपनी वाले डेली इस टाइम पे फोन करते हैं, ये इनका फिक्स टाइम है, तो पता नहीं क्या है ये। अच्छा, अगली चीज देखते हैं बेटा, तो ओरिएंटेशन यानी एंगल हो गया। देखते हैं अब इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मान लो इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों इधर है। तो अभी तो एंगल जो भी है जीरो है इस समय, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है अभी तो जीरो है। क्या किया मैंने, इसको एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया, तो भाई ये तो कॉइल ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, घूम गई ना, तो घूम गई, ये यहाँ से यहाँ आ गई, ये यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है। तो क्या हो गया, अब एरिया वेक्टर ये हो गया भाई, अब एरिया वेक्टर तो ये चला गया, अब एरिया वेक्टर ये आ गया, ये एंगल हो गया इसके बीच में। तो ये अब एरिया हो गया। तो जैसे जैसे घुमाते रहोगे ये तो बदलता ही रहेगा। अब अगर ऐसे हो गई तो ऐसे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी कॉइल, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, ये आ गया एरिया वेक्टर। फिर घुमा दो, फिर घुमा दूंगा, तो फिर घुमा दूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर घुमा दे रहा हूं मैं,
तो ये एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा। इसका मतलब घुमाने पे एरिया वेक्टर बदल रहा है, ठीक है। यानी एंगल 0 से फिर कुछ गया, मान लो फिर 30 हुआ, फिर बदल के 60 हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते 90 हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते क्या हुआ 180 हो गया, ऐसे बढ़ रहा है फिर से घूम रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ओरिएंटेशन बदल के भी क्या होता है बेटा, कॉस थीटा बदल जाता है, एंगल बदल जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाता है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सीधा सा तो लो है, फैराडे ने बोला है कि भाई अगर ईएमएफ पैदा करनी है किसी कॉइल में तो बस उसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स बदल दो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आप चाहे जिस भी तरीके से बदलो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बदल के बदलो, चाहे एरिया कॉइल का बदल के बदलो, और चाहे तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बदलो, ओरिएंटेशन बदलो। तो अभी ओरिएंटेशन तो एसी जनरेटर में यही होता है। एसी जनरेटर में ऐसी एक कॉइल लगी होती है, इसमें तो एक टर्न है, उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होती है। तो वैसे वहां रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मैंने सर्कुलर ली है, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है, ठीक है। तो वहां एक रेक्टेंगुलर ही होती है बस, यहाँ मैंने सर्कुलर ली है। उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होती है। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होती है? एन नंबर ऑफ टर्न्स होती है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, और उसको ही हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते रहते हैं किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाते रहते हैं, जिससे क्या होता है हर समय थीटा बदलता रहता है, हर समय कॉस थीटा बदलता रहता है, हर समय मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहता है, तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता रहता है। देख लेते हैं जल्दी से ही। ये मान लो ये हमारी कॉइल है, एक सिंगल टर्न के लिए अगर हम देखें तो सिंगल टर्न के लिए देख लेते हैं पहले। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो है ये क्या है, ये डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये रहा एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, तो ये एरिया वेक्टर है, कितना है एरिया वेक्टर, एन कैप है। दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है, एंगल थीटा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ। किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं भाई, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। तो ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड बोल दो, यही है, उससे हम घुमा रहे, रोटेट कर रहे हैं। तो फ्लक्स देखते हैं कितना होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय द कॉइल या मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। भाई कॉइल से, ये हमारी जो कॉइल है, ये रही ना हमारी कॉइल, सर्कुलर ली है, एसी जनरेटर में रेक्टेंगुलर होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेशन तो सेम आई, ठीक है। तो ये एक कॉइल है, कितनी, अभी तो एक सिंगल टर्न ले रखी है, बाद में एन नंबर ऑफ टर्न कर दूंगा, सिंपल ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हमने अभी एक सर्कुलर कॉइल ली है, तो एसी जनरेटर में रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। अभी मैंने एक सिंगल टर्न की कॉइल ली है, आप बाद में इसको एन से मल्टीप्लाई करके एन नंबर ऑफ टर्न कर सकते हो, ठीक है। ये कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं, कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। किसके अंदर अंदर रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहे हैं। किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है, कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, वो कितना है। तो फ्लक्स कितना होता है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब आपको एक और चीज पता है बेटा, जो ओमेगा होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। ओमेगा खुद क्या होता है, ओमेगा होता है थीटा बाई टी। अरे ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है थीटा बाई टी, आपको पता होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होती है वो क्या है, थीटा बाई टी होती है, यही तो होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्या, ओमेगा। तो थीटा कितना आएगा, थीटा आ जाएगा ओमेगा इंटू टी, कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो थीटा ये आ गया आपका, यानी थीटा होता है ओमेगा इंटू टी। तो थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, तो पाई इक्वल टू कितना है, बी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना लिख सकते हो, थीटा की जगह लिख सकते हो ओमेगा टी, ओमेगा टी।
ये आ गया आपका। अब इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ तो देखो भाई, टाइम ओमेगा तो कांस्टेंट है, एंगुलर जो वेलोसिटी थी, एंगुलर जो वेलोसिटी थी वो तो कांस्टेंट थी, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है इसलिए थीटा चेंज हो रहा है, और थीटा चेंज हो रहा है इसलिए कॉस थीटा चेंज हो रहा है, कॉस थीटा चेंज हो रहा है इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। किसके अंदर, कॉइल के अंदर, तो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, ई होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस डी फाइव बाय डी टी। कितना होगा भाई, माइनस डी फाइव बाय डी टी। ये आपका होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही होगा। वैल्यू डाल देते हैं, कितना आ जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। फाई की वैल्यू डालो भाई, फाई कितना आ गया, ये रहा भाई फाई, तो फाई आ गया आपका कितना है, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। कितना हो जाएगा बेटा, ई इक्वल टू माइनस, क्या क्या चीज कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो बी डिफरेंशिएशन से बाहर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और एरिया कॉइल का वो भी कांस्टेंट है, तो एरिया भी डिफरेंशिएशन से बाहर। क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी, डी बाय डी टी, और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, माइनस बी ए डी बाय डी टी, और कॉस ओमेगा टी। भाई कॉस ओमेगा टी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आएगा आपका माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होती है, तो मैंने सिंगल टर्न्स के लिए सिंगल टर्न के लिए बता दिया, अगर कॉइल की कई टर्न्स होती है बेटा, मान लो कॉइल की बहुत सारी टर्न्स होती, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होती, n नंबर ऑफ टर्न्स होती, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होती, n नंबर ऑफ टर्न्स होती, तो n क्या होता बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, तो n नंबर ऑफ टर्न्स होती, तब जो फ्लक्स होता, तब फ्लक्स कितना होता, बी डॉट ए, ये तो एक सिंगल टर्न का होता, बी डॉट ए तो सिंगल टर्न का होता, तो इसके कितने टाइम्स हो जाता, इसके n टाइम्स हो जाता, कितने टाइम्स हो जाता, n टाइम्स, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी क्या हो जाता, बी ए कॉस थीटा का कितने टाइम्स हो जाता, n टाइम्स, यहाँ भी क्या हो जाता, बी ए कॉस ओमेगा टी का कितने टाइम्स हो जाता, n टाइम्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो यही रहता, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो यहाँ फाई की वैल्यू डालनी थी, यहाँ फाई की वैल्यू डालनी थी, तो जब यहाँ फाई की वैल्यू आप डालोगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी आ जाएगा तो एन बी ले लिया, क्या आ गया, एन बी आ जाएगा तो एन बी ले लिया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, फिर अगर हम देखेंगे तो क्या क्या चीज, एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज होने वाली बात नहीं है, भाई नंबर ऑफ टर्न्स तो कॉइल की कांस्टेंट है, तो बाहर हो गया डिफरेंशिएशन से, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एरिया कॉइल का कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा, तो डी बाई डी टी कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, यही है, कितना हो जाएगा तब, माइनस एन बी ए, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का अगर हम डिफरेंशिएशन देखें तो ये आता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी,
माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी कितने टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। ये है इंड्यूस ईएमएफ आ गया आपका। मैक्सिमम देख लेते हैं, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए, जो कि मैक्सिमम होती है बेटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और थीटा क्या था आपका, ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो E इक्वल टू कितना होगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम 1 रख दें, तो मैक्सिमम जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में वो इतना होगा। इसे ई मैक्सिमम बोलते हैं, इसे ई मैक्सिमम बोलते हैं, या इसे ई नोट भी बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। तो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है, ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी को, NBA ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ई नोट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ई नोट बोल सकते हैं। तो ये आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, E इक्वल टू कितना होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कितना है आपका, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये रहा, ये जो वैल्यू है NBA ओमेगा, इसको क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और ये जो ईएमएफ होता है, ध्यान देना, जब आप आगे एक चैप्टर पढ़ोगे एसी करंट, एसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट, तो E इक्वल टू होता है ई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होती है, ईएमएफ होता है, वो साइन या कॉस के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उसको। तो ये एसी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कैसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, एसी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, तो वही अल्टरनेटिंग करंट, और एक दूसरा आता है डायरेक्ट करंट। तो एसी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो एसी ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा। बेटा आया समझ, अरे आया सबको समझ, आ गया सर। आ गया सबको, आ गया भाई, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत नहीं, नो सर। चल सब पढ़े लिखे हैं पहले से यहाँ, है ना भाई। अरे किसी को भी दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं। सर आपने भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ का क्या बोला? बेटा मैंने ये बताया कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, ओरिएंटेशन चेंज करने से, ये ईएमएफ जो है डायरेक्ट ईएमएफ नहीं होता, मतलब डायरेक्ट करंट वाला ईएमएफ, डीसी ईएमएफ नहीं होता, ये एसी ईएमएफ होता है। दो तरीके के करंट होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। तो ये एसी ईएमएफ देगा और एसी करंट देगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट देता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट देता है, ठीक है। ठीक है, यस सर। किसी को दिक्कत नहीं है तो आया बेटा श्रेया समझ। यस सर। तो क्लास एंड करते हैं बेटा।